नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल साक्षर बने। खासकर हमारे देश के किसानों को डिजिटल साक्षर बनाना हमारे शो का मकसद है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल कैसे करें। दूसरा सेगमेंट अर्थनीति, जिसमें बात होती है बैंकिंग और ट्रेडिंग की। और हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट होता है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में आज हम अपने दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे जिनको आप भी जानना चाहेंगे। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल। तो साहिल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि मैंने आज दर्शकों को बताया है कि आज हम सवाल लेने वाले हैं उनके, तो देखते हैं हमारे जो पहले व्यूअर हैं उनका क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मेरा नाम किरण है। 7-8 साल से खेती कर रही हूँ। क्या इस ऐप को यूज करने के लिए चार्ज लगता है? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, वो देंगे। तो किरण जी का सवाल है कि क्या चार्ज भी लगता है ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स पर कोई, अगर उनका इस्तेमाल हम करते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए किरण जी, अगर हम ऐप के यूज़ की बात करें तो ऐप के यूज़ के लिए कोई भी तरह का हमें चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ये जो ऐप होते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ यूज़ होते हैं। आप इनके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई भी तरीके का चार्ज जो है आपसे नहीं लिया जाता है। जी, जोधपुर से हमारे एक और दर्शक हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। नमस्कार मैडम, क्या हम अपने मोबाइल से इस ऐप से लोन की किस्तें भर सकते हैं? तो साहिल जी वो जानना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स में ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिससे हम जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको पे किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस लोन की अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो जितने भी हम जो हमारे लोन प्रोवाइडर होते हैं उनका भी अपना जो है यूपीआई आईडी क्रिएट किया हुआ होता है। तो अगर वो हमें लोन की ईएमआई पे करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो भी हमारे प्रोवाइडर होते हैं, जो लोन प्रोवाइडर होते हैं, हम उनसे जो है यूपीआई आईडी लेकर हम उनकी जो है पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं लोन की ईएमआई के अलावा भी अगर हमें मान लीजिए कोई, अगर हमें बैंक की और भी कोई हमें चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमें इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, एलआईसी की पेमेंट करनी है, तो वो भी हम सब भुगतान जो है इसके थ्रू कर सकते हैं। तो साहिल जी, हाँ मेरा भी एक सवाल है कि हम डायरेक्ट मतलब उसमें कुछ हमें अपना बैंक तो पहले से ही लिंक होता है, तो लोन के लिए क्रेडिट कार्ड भी क्या लिंक करना पड़ता है या क्या ऑप्शन रहता है उसका? जी देखिए, उसके अंदर ना क्रेडिट कार्ड के लिए वो पूछता है कि आपको इस कौन से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। जब आप उसको क्रेडिट कार्ड का आप नंबर डालते हैं, उसके बाद उसका जो प्रोवाइडर होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उस प्रोवाइडर को आप उसको अंदर डालते हैं, देन वो आपसे पेमेंट के लिए पूछता है और वहां पे आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। हमारे अगले व्यूअर हैं श्री गंगानगर से अमृतपाल सिंह जी, देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम अमृतपाल सिंह है, मैं श्री गंगानगर से हूँ। इन ऐप को यूज़ करने का कोई पैसा लगता है क्या? हम कौन कौन से ऐप से शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं? लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे क्या दोबारा बनाया जा सकता है? जी, तो इन्होंने जल्दी जल्दी फटाफट से 3 सवाल हमसे पूछ लिए हैं। पहला सवाल तो मुझे लग रहा है हम आंसर कर चुके हैं आप ऑलरेडी, कि इन पे कोई चार्ज नहीं लगता है, सेम ही सवाल था। इसमें ये शेयर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है कि आप इन ऑप्शन मतलब इस ऐप से शेयर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कई प्रोवाइडर हैं जो शेयर ट्रेडिंग का भी हमें जो है ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पेटीएम ऐप है, उनके अंदर क्या होता है कि आप जाकर जो है शेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको उस पर्टिकुलर ऐप पे जाकर अपनी डीमेट अकाउंट और केवाईसी को करना होगा। उसके बाद जब वो एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन पेमेंट ऐप के थ्रू जो है शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर आप कोई और आपका कहीं पे और पे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर वहां पे आपको मनी ऐड करना है तो इन पेमेंट ऐप के जरिए वहां पे आप मनी ऐड कर सकते हैं और वहां पे आप अपनी जो है जो ट्रांजेक्शन है शेयर मार्केट से रिलेटेड वो आप उस पे वहां पे कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे अगले दर्शक जो हैं उनका क्या सवाल है और क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मुझे ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। वजह, आज पेमेंट कर रहा हूं मैं, मान लीजिए लेबर है मेरे पास, लेबर ने पेमेंट मांग ली, उसका काम नहीं चल रहा है और मेरे पास से मैं पेमेंट कर दूं और वो प्रोसेसिंग में है। अब ना तो उसके पास जा रही, ना मेरे अकाउंट से भी कट गई, ना उसके पास पहुंची, और मेरे पास तो ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये जानना चाह रहे हैं कि कई बार आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग रह जाती है, तो ऐसे मौके पर क्या किया जाए?
जी देखिए, अगर ऐसा कुछ पेमेंट वगैरह जैसे अगर ये कह रहे हैं कि पेंडिंग हो जाती है, देखिए अगर ऐसा कुछ पेंडिंग होता है तो वो सर्वर का कुछ इशू हो सकता है, सर्वर या इंटरनेट का इशू होता है, वहाँ तभी ये पेमेंट्स हमें जो है पेंडिंग शो करते हैं, अदरवाइज वो फेल्ड शो करेंगे। एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है 10 से 15 सेकेंड का, अगर वो ट्रांजेक्शन उस टाइम में प्रोसेस नहीं हो पाता है देन वो फेल्ड शो कर देता है हमें। तो ये जो भी अगर इस तरीके का इशू इनको फेस करना पड़ रहा है, उसके पीछे जो मेन रीजन होगा वो इंटरनेट का होगा। या तो ये अपना इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो उसको बदलें, जहाँ पे फास्ट कनेक्टिविटी हो उसको यूज करें, तभी जो है इनका जो पेमेंट का जो ये कह रहे हैं कि पेंडिंग का जो मसला है वो खत्म हो पाएगा। साहिल जी, एक दो बार ये मेरे साथ भी हुआ है कि पेंडिंग में आप तो बोल रहे हैं कुछ सेकंड्स का होता है, बट कई बार बहुत घंटों तक वो रहता है। तो क्या ये नेटवर्क का इशू रहता है या पीछे से भी कुछ ऐसे मतलब ऐप्स का भी कोई फॉल्ट हो सकता है? देखिए, अगर ऐप का इस तरीके का कोई फॉल्ट अभी तक हमें नजर में नहीं आया है, अगर जो प्रोसेसिंग जो टाइम होता है लगभग 15 सेकंड्स के आसपास का ही लेके चलते हैं हम, 15 से हो सकता है 20 सेकंड्स के बीच में जो है प्रोसेसिंग जो है हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे अगर आप बता रहे हैं कि घंटों तक ऐसे किस तरीके से रहा है, तो वो पेमेंट फिर जो होता है वो फेल्ड हो जाएगा। और अगर कोई भी तरीके से ट्रांजैक्शन हो गया है आपके अकाउंट से, तो वो आपको जो है रिवर्ट आ जाएगा, विद इन अ डे आपको जो है आपके अकाउंट में जो है अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। जी, तो ऐसे में हमें इंतजार करना चाहिए, वो पेंडिंग जब तक फेल्ड में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक हम दूसरा ट्रांजैक्शन ना भेजें? जी बिल्कुल, हमें इंतजार करना चाहिए जब तक हमें जो हमने ट्रांजैक्शन किया अगर हमें उसका फेल्ड का मैसेज नहीं आता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोसेसिंग में है और आपने दूसरा अगर ट्रांजैक्शन कर दिया तो आपके 2 ट्रांजैक्शंस जो है हो जाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि जो हमने पहले जो हमने ट्रांजैक्शन की है अगर वो प्रोसेस में है तो हमें वेट करना चाहिए, और जब तक फेल्ड का मैसेज नहीं आ जाए तो दूसरा ट्रांजैक्शन हमें इनिशिएट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो 2 ट्रांजैक्शंस होने के कारण हमें जो है हमारा जो भुगतान है वो डबल हो जाएगा। जी जी, तो देखते हैं हमारे अगले दर्शक जो हैं उनका क्या सवाल है और क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हम इसे बैंक बुक के चक्कर काटने के झंझट से ऑनलाइन पेमेंट का हिसाब से जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया विधि है, मुझे बताइए जी मैं किस प्रकार से ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता हूँ। तो ये चाहते हैं कि ये भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जो पेमेंट है वो करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे साहिल जी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज करना चाहते हैं तो हमने पिछले भी अभी जो एपिसोड्स हैं उसमें इसके बारे में हमने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि कैसे आप इसके अंदर लॉगिन अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी बनाने के बाद जैसे वो एक प्रोसेस होगा, आपसे एमपिन मांगेगा, तो एमपिन मांगने के बाद जो है आपकी एक आईडी इस पे क्रिएट हो जाएगी। उस आईडी के थ्रू जो है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करना चाहते हैं किसी को भी तो आप उसको जो है कर सकते हैं, और उसके जरिए आप अपना इंश्योरेंस का बिल या अपने कोई स्कूल फीस है या कोई भी अगर आपको भुगतान कहीं पे किसी शॉपकीपर को करना है या आपको किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो उस यूपीआई आईडी के थ्रू जो है आप वो पेमेंट को लेन देन जो है कर सकते हैं, और उसके जरिए आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कम से कम जो है आपका जो है बैंक के चक्कर लगेंगे और आपका समय काफी ज्यादा बचेगा। देखते हैं अगला दर्शक कौन है हमारे और उनका सवाल क्या है। यूपीआई ऐप से मैं जो ट्रांजैक्शन करता हूँ उसमें मुझे दिक्कत आती है, वे कैसे यूपीआई ऐप से वॉलेट में पैसे डाले जाते हैं वो नहीं मैं समझ पाता। जी, तो साहिल जी सवाल ये है कि जो यूपीआई भीम शायद ये यूज कर रहे हैं यूपीआई भीम ऐप, तो उसमें वॉलेट में पैसे कैसे डालने हैं वो आपको पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर यूपीआई भीम ऐप की बात करते हैं तो यूपीआई भीम में वॉलेट का अभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अदर जो पेमेंट ऐप है वहाँ पे जो है वॉलेट के हमें ऑप्शन दिखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐड टू वॉलेट का एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है। जब हम ऐड टू वॉलेट के अंदर जाते हैं, हम उस पर जाके जो भी हमें एक अमाउंट उसके अंदर डालना है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 500 रुपये उसमें ऐड करने हैं तो ऐड टू वॉलेट में जाने के बाद मैं 500 रुपये उसमें ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद वो मेरे से एमपिन मांगेगा। एमपिन क्या होता है कि मैं उसे ऑथराइज कर रहा हूँ कि मेरे ही बैंक अकाउंट से मेरे ही वॉलेट के अंदर वो पैसे ट्रांसफर हो जाएं। तो वो एमपिन को मेरे को डालने के बाद मेरे अकाउंट से जो मेरा ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट होगा वहां से जो है ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा और मेरे वॉलेट के अंदर जो है वो पैसे ऐड हो जाएंगे। देखते हैं अपने अगले कॉलर को, कौन है वो। जब बाजार में जाते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि देखते हैं आजकल के बच्चे मोबाइल में से पे करते हैं। हमारा भी मन करता है कि बाजार में छोटे पैसे नहीं मिलते, कई बार दिक्कत आती है। हमको बताओ कुछ ही ऐप यूज करें, मतलब पता चले, आप कुछ बताओ तो हमको भी कैसे यूज करते हैं, और ये हम भी चाहते हैं कि सुविधा हमको भी पता लगे, हम भी ये यूज करें। कौन सा ऐप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हमको बताओ जी। जी साहिल जी।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सजेशन की मैं बात करूं तो सभी जो ऐप हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड ऐप है। उनकी जो सिक्योरिटी से लेके जो भी उनका ट्रांजैक्शन है वो सब तरीके से वेरीफाइड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऐप ही जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और बाकी जो ऐप है सबसे कम सक्सेसफुल है। फिर भी जैसे अगर इन्होंने कहा कि किसी एक ऐप के बारे में मैं बताना चाहूँ तो जो गवर्नमेंट का भीम यूपीआई ऐप है वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उसे यूज़ करना शुरू करें। अगर आप उसे यूज़ करना शुरू करेंगे, एक बार आपको हो सकता है कि 2-4 दिन लगे उसको समझने के लिए, लेकिन अगर आप जैसे डिजिटल किसान की हमारी सीरीज भी अगर आप देखेंगे तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप एजुकेट होंगे और आप उसके यूज टू हो जाएंगे। जब आप बाजार जाएंगे, जैसे आपने कहा छुट्टे पैसों की समस्या या किसी भी तरीके की आपको ट्रांजेक्शन की समस्या जो होगी उस तरीके की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ एक चीज ये भी है कि आप ये छुट्टे पैसों के अलावा जो होता है चोरी का भी डर जो एक बाजार के अंदर रहता है। जब हम बाजार के अंदर जाते हैं तो हमारे पैसे कई बार इधर उधर गिर जाते हैं या कोई हमारे कैश जो होता है कि हमें लगता है कि चोरी ना हो जाए, तो वो भी हमें जो फियर होता है वो हमें नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कोई ऐसा कैश है जो हमसे कोई छीन के भाग जाएगा। तो ये दोनों चीजों के कारण ऐसा लगता है कि आपको भीम यूपीआई ऐप जो है यूज करना चाहिए और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे 1-2 सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी। तो जैसे हमने देखा है कि ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स में अक्सर हमें कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, ये क्या है और यूजर्स को ये कम मिलते हैं? जी देखिए, अगर मैं कैशबैक ऑफर्स की या आपको बात करूं तो ये ऑफर्स जो होते हैं ये जो थर्ड पार्टी पेमेंट्स ऐप होते हैं, ये जो जनता को यूज करने के लिए एप्रिसिएशन के लिए वो देते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने मेरे को कहा कि आप इस रिचार्ज कराइए, आपको 3 रुपए का एक कैशबैक मिलेगा 100 रुपए। तो एक मेरे को लगता है कि हाँ मुझे रिचार्ज तो कराना ही है, तो मैं उसके को रिचार्ज भी करा रहा हूँ और मुझे कुछ कैशबैक भी मिल रहा है, रिवार्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। उन रिवार्ड पॉइंट्स को मैं आगे भी अगर जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उसमें मेरे को यूज करने को मिल रहा है, तो मेरे को डबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो वो एक एप्रिसिएशन के लिए होता है कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए यूज टू हो, उनको एजुकेशन हो, उनको पता लगे कि ऑनलाइन पेमेंट ऐप करना कितना इजी है और उसके थ्रू उनका टाइम बचेगा और उस पैसे की भी सेफ्टी रहती है। तो इस तरीके से वो कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है उनको मिलते हैं। बिल्कुल, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए साहिल जी, अगर हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिले हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनमें कुछ ऐसे डेट होती है कि आप तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी ऑफर्स होते हैं थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा जो है बताए जाते हैं। गवर्नमेंट ने भी जब भीम यूपीआई ऐप शुरू किया था तब उन्होंने क्या करा था कि जितने भी अगर हम यूपीआई अगर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट ने भी जो है हमें रिवार्ड्स पॉइंट्स देने शुरू करे थे। आज भी अगर हम जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कोई पेट्रोल का भरवाते हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से यही होता है कि अगर हम कोई पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। हमारे जो भीम यूपीआई ऐप होता है उसमें हमें रिवॉर्ड में कैशबैक आता है। तो कई जो होते हैं हमें इनिशियल मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। कुछ हमें ऑफर्स की तरह होता है कि हमें नेक्स्ट रिचार्ज या नेक्स्ट टाइम जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तब हमें उसका रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। एक और सवाल यहाँ पर मेरा आपसे जो मैं जानना चाह रही थी कि अगर एक बार पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं, अगर कोई रीसेट करना चाहे, उस पासवर्ड को चेंज करना चाहे, उसके लिए क्या प्रोसेस है? जी देखिए, अगर हम उसको रीसेट करना चाहते हैं या अगर हम मान लीजिए हम पासवर्ड भूल भी गए हैं, तो अगर हम उसके अंदर जो है फॉरवर्ड पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, हम उस फॉरवर्ड पासवर्ड को हम करते हैं, तो उसके बाद हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। हम उस ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाइड करते हैं। वेरीफाइड करने के बाद जो है वो हमें एमपिन रीसेट करने के लिए भी ऑप्शन देता है, पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी। तो हम जो है अपना पासवर्ड और एमपिन उसके थ्रू जो है रीसेट कर सकते हैं और हम जो अपनी ट्रांजेक्शन्स को है फिर स्मूथली कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपके जो भी सवाल थे आपको उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे एक्सपर्ट ने बेहतरीन जवाब दिए हैं आपके सवालों के, और हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको जो परेशानियां पेश आ रही थी ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स को यूज करने में, अब आगे बिल्कुल नहीं आएगी। फिलहाल बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है अर्थनीति। इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो समझते हैं अपने एक्सपर्ट साहिल जी से क्या है म्यूचुअल फंड्स। साहिल जी, हमारा दूसरा सेगमेंट जैसे कि आपको पता ही है अर्थनीति, और अर्थनीति में आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि म्यूचुअल फंड्स है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक तरीके से हम बात करते हैं कॉमन की बात हो जाती है, और फंड हम जानते हैं कि जैसे मनी की बात हो रही है, तो एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं कॉमन कलेक्शन फंड है, ये म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। म्यूचुअल फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि जो जितने भी हम मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम कुछ करना चाहते हैं, जिस तरीके से मान लीजिए गोल्ड हमें लेना है या कोई हमें शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है या किसी भी तरीके की हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या हो सके नंबर ऑफ लोग जो है अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और वो एक पर्टिकुलर यूनिट जो है उससे बाय होती है। तो ये जो है प्रोसेस जो है म्यूचुअल फंड कहलाता है। बिल्कुल। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, साहिल जी? जी बिल्कुल, देखिए शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बीच में बिल्कुल एक तरीके से अगर देखा जाए तो को रिलेशन है। शेयर मार्केट के अंदर ही जो है हम जो भी म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट अगर आप एक तरीके से बोलें तो फाइनेंशियल मार्केट में ही लगता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या शेयर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, मिड कैप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या हमें कोई किसी भी तरीके के गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह खरीदने हैं, ये गोल्ड सिल्वर वगैरह के अंदर बाइंग करनी है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जो है हो सकती हैं। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि जिस तरीके से शेयर मार्केट की जो है वैल्यूज जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मान लीजिए गोल्ड की जो वैल्यू है 55,000 या 60,000 रुपए तक आ गई है, तो एक किसी आदमी को अगर खरीदना तो वो 60,000 रुपए नहीं लगा के खरीदे, वो उसकी यूनिट बाय कर सकता है। यूनिट बाय करने के लिए उसको 500 रुपए या 1000 रुपए से भी अगर वो परचेज करना चाहे तो वो उस यूनिट को बाय करके काम कर सकता है। सवाल ये है कि जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो क्या है म्यूचुअल फंड्स में? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो हमारा गोल डिसाइड करता है। अगर हमारा गोल क्या है, अगर मेरा को अगर पैसों की जरूरत 10 साल या 15 साल बाद है तो उस गोल के अकॉर्डिंग ही मैं जो है इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर करता हूं। मान लीजिए मुझे 7 साल बाद पैसों की जरूरत लग रही है तो मैं क्या करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर 7 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका यही रहता है कि मैं चाहूं तो मैं 500 रुपए या 100 रुपए की भी अपनी जो है म्यूचुअल फंड की जो है स्टार्टिंग कर सकता हूं। यहाँ पे कोई भी ऐसा कैप नहीं है कि आपको मिनिमम इतना अमाउंट ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा या मैक्सिमम इतना। मेरे को जहां पे कंफर्टेबल लगता है मैं उस अमाउंट से एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकता हूं। लार्ज कैप और मिड कैप क्या होता है? जी बिल्कुल, देखिए लार्ज कैप और मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है सेबी ने जो है स्टॉक्स को डिफाइन किया हुआ है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये लार्ज कैप के अंदर है, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज है, और जो मिड कैप है उनका जो मार्केट साइज है वो मीडियम है। तो उन्होंने कुछ जो है कैटेगरीज जो है डिफाइन किए हुए हैं मार्केट के अंदर, लार्ज कैप, मीडियम कैप और लो सेगमेंट के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने इन्वेस्टमेंट जान लिया है कि किस तरह से कर सकते हैं, कैटेगरीज हमने जान ली है लार्ज मिड कैप की। अब सवाल है कि अगर इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उस दौरान क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी जरूरी होती हैं? देखिए अगर प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो प्रिकॉशन के लिए सबसे पहला तो ये कि हमें हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, मुझे 7 साल 10 साल बाद जो पैसा चाहिए वो क्यों चाहिए। अगर मेरा गोल डिसाइड होता है उस हिसाब से मेरी जो है इन्वेस्टमेंट डिसाइड होती है कि मुझे डेट फंड में जाना है, आपका इक्विटी फंड्स के अंदर जाना है, या गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज इसके अंदर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेरा गोल जो है मेरी इन्वेस्टमेंट को जो है साइज को डिसाइड करता है। इक्विटी फंड क्या होता है साहिल जी? इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी लिंक्ड फंड्स होते हैं, उनका पूरा नाम अगर आप देखें तो इक्विटी लिंक्ड फंड होते हैं। ये जो होते हैं हमारे इक्विटी से लिंक्ड होते हैं। इक्विटी मार्केट जो शेयर बाजार के अंदर जैसे जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनके अंदर ये जो लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो पैसा होता है वो इंडिविजुअल एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कुछ ब्रैकेट्स के अंदर किया जाता है, या आप इन्हें बास्केट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे को निफ्टी जैसे एक वर्ड टर्म्स है, अगर मेरे को निफ्टी में करना है इंडेक्स फंड के अंदर तो मैं एक निफ्टी के यूनिट्स ले लूंगा, तो मुझे निफ्टी की 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मुझे इंडिविजुअली किसी 50 कंपनीज के अंदर जाके उसको परचेज नहीं करना है। तो इसी तरीके से जो और इसके अलावा जो है मुझे इसके अंदर जो है बेनिफिट मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो एक सवाल और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या ब्रोकर की भी जरूरत होती है?
जी बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड के लिए भी जो है हमें एक ब्रोकर की जरूरत रहती है। ये जो होते हैं ऑथराइज्ड होते हैं, इनका जो ARN नंबर होता है वो म्यूचुअल फंड एजेंसी देती है उनको। वो जो म्यूचुअल फंड जो होते हैं, वो म्यूचुअल फंड एजेंट जो होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं। वो एग्जाम देने के बाद उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि वो एक इन्वेस्टर एडवाइजर की तरह बाजार के अंदर काम कर सकते हैं, और वही आपको फिर काम करवाते हैं। जो शेयर मार्केट है उससे कम जोखिम रहता है म्यूचुअल फंड्स में, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी देखिए, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर जो है शेयर बाजार से कम रिस्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है, बिल्कुल भी। इसका मुख्य कारण यही है कि म्यूचुअल फंड की जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो एक डिसिप्लिन वे में होती है। कि जैसे कि अगर आप 500 रुपए हर महीने आप उसके अंदर डाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो अगर आप उसको रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक SIP सिस्टम के थ्रू, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। मार्केट के अंदर उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, और एक सर्कल होता है बाजार के अंदर, गिरावट के बाद जो है उठाव भी आता है और उठाव के बाद गिरावट भी आती है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो एक आपका एवरेज हो जाता है और आपके यूनिट्स भी बढ़ते रहते हैं। इस तरीके से आप बाजार के अंदर जो भी गिरावट होती है उसमें आप पैनिक नहीं करते हो, और आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो इंडिविजुअल अगर हम किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसके कारण जो उसके रिजल्ट खराब होने के कारण वो कंपनी गिरावट में आ जाए और काफी ज्यादा आपको लॉस देखने को मिल सकता है। इसलिए जो है म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क काफी ज्यादा कम होता है। जी, तो आपने बात की है SIP इन्वेस्टमेंट की, क्या है ये SIP इन्वेस्टमेंट साहिल जी? बिल्कुल, देखिए SIP का जो मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिस्टमैटिक वे में डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा रिस्क डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए पूरे साल के अंदर जो अगर मैं किसी शेयर को बाय या सेल करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर नीचे आ जाए अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो। लेकिन अगर मैंने सिस्टमैटिक वे में एक डिसिप्लिन और एक टारगेट गोल के साथ मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे उसके फाइनेंशियल्स पे बिल्कुल भरोसा है, तो मैं रेगुलरली उसके अंदर 500 या 1000 रुपए के साथ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखूंगा। उससे मेरा जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं हुआ। सिस्टमैटिक वे में 12 पार्ट्स के अंदर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की मैंने, मार्केट के जो भी उतार या चढ़ाव आए उसके अंदर मेरे को पैनिक नहीं करना पड़ा। और मेरा अगर लॉन्ग टर्म विजन है, अगर मेरा 5 साल या 7 साल का विजन है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा, अगर आप हिस्टोरिकल भी इस चीज को चेक करेंगे तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखते हैं 15 से 20% का जो है आपको एक रिटर्न मिलता है। बिल्कुल, यानी जो SIP इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्ट करती है आपके पैसे को, एक ही जगह पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो बिल्कुल एक अच्छा जरिया है ये भी, SIP इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगाना मुझे लगता है ज़्यादा मुनासिब रहेगा फिर तो। अच्छा साहिल जी, अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में वो क्या प्रावधान है? देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। टैक्स सेवर जो म्यूचुअल फंड होता है उनका लॉक इन पीरियड जो होता है 3 इयर्स के लिए होता है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल के बाद जो भी आपको पैसा रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। उसके अलावा अगर हम मान लीजिए हमने शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने जो है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर किया है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म अगर आप 1 साल से कम का हम टाइम फ्रेम ले लेते हैं, तो अगर उसके अंदर अगर हम करते हैं तो हमें जो है इसके अंदर टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा और इसके अंदर हमें 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम 1 साल से ज्यादा अगर लेते हैं, और ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो हमारे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड नहीं है और 1 साल से ज्यादा अगर हम उसे होल्डिंग करते हैं तो 1 लाख तक की जो इनकम है वो उसके अंदर एग्जम्प्ट रहती है। उसके ऊपर अगर कोई इनकम होती है तो उस पर 10% तक का कर का प्रावधान किया गया है। जी, मतलब यहाँ पे आपका जो सेविंग है टैक्स की वो भी आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर। साहिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपने तीसरे सेगमेंट में आज जानेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जो किसानों को उनकी फसल के भंडारण के लिए गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराती है। क्या है योजना का नाम और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ, जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आप पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। आज की योजना है ग्रामीण भंडारण योजना। तो देखते हैं क्या है योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ।
हमारे देश में जब नई फसल आती है तो बाजार में उसके भाव काफी नीचे चले जाते हैं। कई बार तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ जाती है। खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों पर इसकी बहुत ज्यादा मार पड़ जाती है। दूसरी ओर हर साल करीब 6% खाद्यान्न कटाई के उपरांत नष्ट हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह देश में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध न होना। हालांकि भारतीय खाद्य निगम के पास बड़े बड़े गोदाम हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण के लिए किया जाता है। ऐसे में किसानों को या तो भंडारण सुविधा मिल ही नहीं पाती या फिर प्राइवेट भंडार गृहों का सहारा लेना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए ही सरकार ने 1 अप्रैल 2001 को ग्रामीण भंडारण योजना शुरू की गई थी। एक ऐसी योजना जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में नए गोदामों का निर्माण और पुराने गोदामों का नवीनीकरण और विस्तार है। योजना खासतौर से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने और ग्रामीण इलाकों में मार्केटिंग के ढांचे को मजबूती देने के लिए है। ये ऐसे गोदाम हैं जो खाद्यान्न का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सकेंगे और उसकी गुणवत्ता भी बनाए रखेंगे। इन गोदामों में फसलों को क्षति नहीं पहुंचेगी और वो कीट या फिर चूहों से भी सुरक्षित रहेंगे। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की जरूरत पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना, वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी समाप्त करना। कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरुआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना और निजी एवं सहकारी क्षेत्र में भंडारण आधारित संरचना में निवेश के रुझानों को बढ़ाना। योजना के अनुसार उद्यमियों को इस बात की आजादी है कि वो अपने वाणिज्यिक फैसले के मुताबिक किसी भी जगह पर गोदाम का निर्माण कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गोदाम का स्थान नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं से बाहर हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण गोदाम भी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। गोदाम बनाने की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे गोदाम का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा। गोदाम हवादार होगा जिसमें रोशनदान और खिड़कियां लगी होंगी। गोदाम का जल अवरोधक होना भी जरूरी है, यानी उसका फर्श और दीवारें सीलन रोधी होंगी। पक्षियों से सुरक्षा के लिए जाली वाली खिड़कियों या रोशनदान लगे हों। कीटाणुओं से सुरक्षा हो जिसमें अस्थायी सीढ़ियों के साथ ऊंचा पक्का प्लेटफॉर्म चूहा रोधक व्यवस्था सहित होना चाहिए। जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो। चोरी और आग पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। सामान लादने और उतारने के भी उचित इंतजाम हो। इस योजना को नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के जरिए लागू किया गया है। किसान आसानी से गोदाम बना सकें, इसके लिए सब्सिडी की भी व्यवस्था है। किसानों को गोदाम बनाने की लागत में 25%, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी इलाकों और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित किसानों के लिए ये छूट 33.3% है। वहीं एकल व्यक्तियों, निगमों और कंपनियों के लिए छूट 15% है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज दी गई तमाम जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि देश का हर एक नागरिक डिजिटल साक्षर बने। हमारे किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।